So today we'll discuss about one of the most important topic of childhood nursing, that is hydrocephalus. हाइड्रोसेफेलस क्या है, उसका इटियोलॉजी कॉजेज क्या है, टाइप्स क्या है और उसका प्री एंड पोस्ट हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, आज वो सारा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोसेफेलस क्या है। Hydrocephalus is the abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the intracranial space। हाइड्रोसेफेलस क्या है, ये दो वर्ड से मिला है, हाइड्रो प्लस सेफेलस। तो हाइड्रो मीन्स होगा वाटर, सेफेलस हो गया हेड। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, एक एबनॉर्मल एक्युमुलेशन होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस। जो हमारे ब्रेन में स्पेस होता है इंट्राक्रैनियल स्पेस, उसमें क्या होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक जो नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए उससे ज़्यादा एबनॉर्मली वो क्या होता है एक्युमुलेट होकर रहता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। और इसका टाइप्स का बात करें तो ये दो टाइप से, एक है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड अनदर वन इज़ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो कम्युनिकेटिंग ये वर्ड से पता लग रहा है कि यह कम्युनिकेशन जो होता है ना, कम्युनिकेशन, और नॉन कम्युनिकेटिंग हो गया नॉन कम्युनिकेशन, इज लाइक दैट टर्म। सो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स व्हेन द arachnovilli are unable to adequately reabsorb cerebrospinal fluid। हमारे ब्रेन में जो CSF प्रोड्यूस होता है वो कौन एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एरेक्नोविलाई काम करते हैं। जब एरेक्नोविलाई क्या होता है अनेबल हो जाते हैं तो रीअब्जॉर्ब द CSF, तो क्या हो गया CSF रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा, जितना प्रोडक्शन तो वहाँ पे क्या होगा वो और ऐड होते जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है। वो तो होता है, लेकिन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, लेकिन दो जो स्पेस है इंट्राक्रैनियल स्पेस, लेकिन वो दोनों के बीच क्या होता है कम्युनिकेशंस होता है, वो बंद नहीं होता, मतलब उसका फॉलो होता है, मतलब हाइड्रो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ़र होता है वन स्पेस टू अनदर स्पेस, कम्युनिकेशन होता है, बट एरेक्नोविलाई क्या होता है रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फिर आता है दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इट इज़ अ कंडीशन दैट रिजल्ट व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टम डज नॉट कम्युनिकेट विद एरेक्नोइड विलाई ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द नॉर्मल पाथवे ऑफ CSF फॉलो। मैंने बताया अभी जस्ट कि कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशंस होता है, मतलब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में CSF क्या होता है ट्रांसफ़र होता है, जिस वे में CSF फ्लो होता है उस फ्लो में होता है। बट नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, जो स्पेस है उसमें क्या होता है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है CSF अपने पाथ पे फॉलो नहीं कर पाता, जिसके वजह से नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है। फिर हम बात करेंगे इटियोलॉजी, इसका कारण क्या क्या है। ये हाइड्रोसेफेलस एक कारण हो गया कंजेनाइटल, दूसरा होता है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का मीनिंग होता है जब माँ एक प्रेग्नेंट होती है, जब प्रेग्नेंट होती है तब से ही क्या होता है बेबी को ये डिफेक्ट हो सकता है। एक होता है कंजेनाइटल, एक्वायर्ड मतलब बर्थ के बाद, जब बेबी मतलब डिलीवर हो गया उसके बाद जो हाइड्रोसेफेलस होता है उसको बोलेंगे एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल में क्या क्या है, जैसे हो गया इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम में कोई भी इन्फेक्शन हुआ, जैसे माँ को रूबेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस। फिर हो गया कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर, मतलब बाय बर्थ ही मतलब ब्रेन ट्यूमर है तो उसको बोलेंगे कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर। इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, मतलब ब्रेन के अंदर जो एक हेमोरेज होता है मतलब ब्लीडिंग, वो हो गया कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, मतलब बाय बर्थ ही कुछ ब्रेन में फॉर्मेशन है, जो नॉर्मल फॉर्मेशन होना चाहिए स्ट्रक्चर का, ब्रेन स्ट्रक्चर का, वो नहीं है, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। फिर दूसरा हम बात करते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या क्या है, एक हो गया इन्फ्लामेशन, एक हो गया ट्रॉमा, फिर हो गया कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर्स, फिर हो गया डीजेनेरेटिव ऑट्रोपी ऑफ ब्रेन। डीजेनेरेटिव ऑट्रोपी ऑफ ब्रेन का मतलब हो गया ब्रेन में जो भी न्यूरॉन्स है वो क्या होता है धीरे धीरे वो लॉस होने लगता है,
जिसके वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है। और इन्फ्लामेशंस तो पता ही है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ट्रॉमा मतलब कोई चोट वगैरह लगने से ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक मैलफॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, जो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से कैसे कनेक्ट होते हैं वो कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, उसमें कुछ अफेक्ट होने से क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। फिर हम आ जाते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होता है। जब एक आप हाइड्रोसेफेलिक बेबी को देखोगे उसका क्या होगा, हेड का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। एंड अनयूजुअली लार्ज हेड, बहुत बड़ा हेड होता है क्योंकि सीएसएफ पूरा जमा होके रहता है, वो सीएसएफ फॉलो ही नहीं हो पाता, तो क्या होता है, हेड का साइज इंक्रीज होते जाता है जिसकी वजह से लार्ज हेड। और रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ हेड, मतलब उसका हेड के साइज दिन प्रतिदिन क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। फिर आता है मैस्वेन साइन। फिर मैस्वेन साइन का मतलब क्या होता है, जब हम हाइड्रोसेफेलिक बेबी का स्कॉल में जब हम परकशन करेंगे, परकशन मतलब हम जेंटली एक टैपिंग करेंगे स्कॉल में, जहाँ पे एक जंक्शन होता है हमारा फ्रंटल टेम्पोरल पैराइटल बोन का जो जंक्शन होता है, वहाँ पर हम परकशन ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक साउंड हमको सुनाई देगा, उसको बोलते हैं, वो एक क्लिनिकल साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस। मैस्वेन साइन को हम एक और ऑल्सो नोन एज क्रैकपॉट साइन, क्रैकपॉट साइन। तो जब भी आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखोगे हाइड्रोसेफेलस का, तो मैस्वेन साइन आपको लिखना ही है। फिर उसके आता है सनसेट आइज़। सनसेट आइज़, सनसेट आइज़ मतलब अब जब भी आप हाइड्रोसेफेलिक बेबी को देखेंगे उसका आई का जब मूवमेंट क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है, वो ऊपर ऐसे करके नहीं देखेगा, वो जब भी देखेगा उसका आई क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। फिर आता है साइन स्काल्प विथ प्रोमिनेंट स्काल्प वेन। जब आप उसका स्काल्प मतलब आप जब ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी वेन्स होंगे वो सब पूरा क्लियरली दिखाई देंगे, वो हो गया। फिर आता है और बॉल्जिंग और टेंस सॉफ्ट स्पॉट फॉन्टानेल ऑन टॉप ऑफ द हेड। जो फॉन्टानेल होता है बेबी का फॉन्टानेल दो टाइप का होता है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और फिर सीजर्स आते हैं, पुअर फीडिंग होता है, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। फिर हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो एसटी का यहाँ हो गया मतलब हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन, एक्सरे करेंगे ऑफ स्कॉल, ऑप्थेल्मोस्कोपी, क्रैनियल अल्ट्रासोनोग्राफी, लंबार पंक्चर, ये सब करेंगे। फिर उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी का बात, कैसे ये कॉज होता है, तो जो भी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसके वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड ऑब्स्ट्रक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीएसएफ, मतलब या फिर जो सीएसएफ एक पाथ में जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं किसी कारण से बंद होने की वजह से, या फिर जो अरेक्नोड है जिसका काम है सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एब्जॉर्ब करने का, वो कहीं पे इम्पेयर्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों के वजह से जो सीएसएफ है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा एक्यूमुलेशन होने के लिए, तो जिसकी वजह से जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है हेड में वो बढ़ने लगेगा, इंक्रीज्ड। फिर क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू होगा, जो भी ब्रेन में टिश्यू है उसमें क्या होगा, कंप्रेशन क्रिएट होने लगेगा, प्रेशर क्रिएट होने से ऑब्वियसली वहाँ पे कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस होगा। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। फिर आते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट का बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो सीएसएफ है उसको हम जो भी उसको निकालना है तो उसको हम डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स का काम वही है, हमारा बॉडी में जहाँ भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट है वो क्या करता है, निकाल फेंकता है, वो डायरेटिक्स का काम है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब उस बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स है, फीवर है या फिर पुअर फीडिंग है, क्या है, उस हिसाब से हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। इतना करने के बाद हम आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट तो हो गया, फिर हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक आ गया इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी।
ये वर्ड में देखिए यहाँ लिखा है वेंट्रिकुलोस्टोमी, मतलब वेंट्रिकल्स का हमारे हार्ट में होते हैं। तो इसमें क्या करता है, इट इज़ अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर दैट क्रिएट्स एन ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इन द ब्रेन। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, हमारे जो तो इसमें क्या करता है, हमारे जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स है वहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी एक्सेसिव CSF है वहाँ पे क्या हो गया, ड्रेन होगा। फिर आता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल साउंड, इज़ अ थिन प्लास्टिक ट्यूब दैट हेल्प्स ड्रेन एक्स्ट्रा CSF फ्रॉम द ब्रेन। मतलब इसमें एक थिन प्लास्टिक ट्यूब, मतलब क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा CSF है ब्रेन में वो क्या होगा, पेरिटोनियल कैविटी में आके ड्रेन होगा। फिर आता है वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल साउंड, प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर CSF फ्रॉम द सेरेब्रल वेंट्रिकल इनटू राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। इसमें क्या करते हैं, हार्ट का जो राइट आर्ट्रियम है वहाँ पे क्या होगा, CSF को ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू सर्जरी। फिर आता है ventriculopleural shunt, an alternative option for the diversion of CSF and relief of hydrocephalus। प्लूलर कैविटी में भी क्या करते हैं, CSF को ड्रेन करते हैं। फिर आता है वेंट्रिकुलो गॉल ब्लैडर shunt, it is a good and viable option because it has an absorption capacity of 1500 of liquid daily beside being an excellent drain। गॉल ब्लैडर का कैपेसिटी कितना है, 1500, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे भी मतलब हम CSF ड्रेन कर सकते हैं। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। फिर आते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में दो होता है, एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। तो उससे पहले हम बात कर लेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोज हो सकता है, जैसे इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज्ड ICP। ICP का मतलब हो गया इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन होता है क्योंकि अब जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो हमारा ब्रेन का टिश्यूज है वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड और फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन होता है। फिर आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू रिड्यूस ओरल इंटेक एंड वॉमिटिंग। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, जितना बॉडी को चाहिए उतना नहीं पहुँच पाएगा। फिर रिस्क फॉर इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू अल्टरेशन इन LOC एंड इनलार्ज हेड। LOC का मतलब हो गया लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर उसके बाद आता है एंजाइटी रिलेटेड टू एबनॉर्मल कंडीशन एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। एंजाइटी होगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म थ्रू द संट, और जो सर्जरी के थ्रू जो भी हम संट यूज़ करते हैं ड्रेन करने के लिए CSF, उस टाइम पे क्या इन्फेक्शन होने का चांस भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव। अब सर्जरी से पहले हम क्या क्या तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले मेजर द हेड सर्कमफ्रेंस डेली, क्योंकि हाइड्रोसेफेलिक बेबी का क्या होता है, हेड का सर्कमफ्रेंस है जो साइज है वो बढ़ते जाता है, तो इसलिए हमको रोज़ हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करना है। फिर पैल्पेट द फॉन्टेनल फॉर एविडेंस ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो मैंने मैस्वेन साइन बताया था, तो वो हम क्या करेंगे, पैल्पेट करेंगे फॉन्टेनल को, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज्ड है कि नहीं। असेस द प्यूपिलरी रिस्पॉन्स एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स मतलब प्यूपिल का कैसा रिस्पॉन्स है वो हम असेस करेंगे, और बेबी का कॉन्शियसनेस असेस करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली, मतलब वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, बेबी को एकदम काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम नोसोकोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल के दौरान जो भी मतलब बेबी को इन्फेक्शन होने को चांस है, हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर्स है उनके वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोसोकोमियल इन्फेक्शन। उससे बेबी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। चेंज द इन्फेंट पोजीशन फ्रीक्वेंटली, बेबी का कंफर्ट देने के लिए बेबी का पोजीशन क्या करेंगे, इन एवरी लाइक 2 आवर्स बेबी का पोजीशन चेंज करेंगे। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब सर्जरी के बाद हम क्या क्या किस चीज़ में ध्यान देंगे। प्लेस द इन्फेंट इन फ्लैट पोजीशन टू प्रिवेंट रैपिड CSF ड्रेनेज। बेबी को क्या करेंगे, एक फ्लैट पोजीशन में रखेंगे
फिर चेक वाइटल साइन एवरी 15 to 30 मिनट्स इन इमीडिएट वाइटल साइन। जब भी कोई भी सर्जरी होता है वाइटल मॉनिटर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर असिस्ट द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असिस्ट करेंगे। असिस्ट द हेड सर्कमफ्रेंस, सर्जरी के बाद भी हम हेड सर्कमफ्रेंस असिस्ट करेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन मस्ट बी स्टार्टेड आफ्टर द बाउल साउंड रीअपेयरेंस। मतलब जब बेबी का बाउल साउंड रिटर्न होगा, रीअपेयर हो जाएगा, तो हम ओरल रिहाइड्रेशन शुरू करेंगे। चेक ड्रेसिंग फॉर एनी ड्रेनेज, और फिर जो सर्जिकल साइट है उसको हम असेस करेंगे, चेक करेंगे वहाँ पे कुछ ड्रेन है क्या, ड्रेनेज हो रहा है। फिर टीच पेरेंट्स अबाउट द केयर ऑफ़ द चाइल्ड एट होम। फिर ये सब जब बेबी एक कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा, सब चीज़ नॉर्मल है, उसके बाद हम पेरेंट्स को सारा चीज़ बताएंगे कि बेबी का ध्यान कैसे रखना है घर में, कब फॉलोअप में लाना है। ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, टीचर को पेरेंट को एजुकेट करेंगे। तो ये हो गया सारा हाइड्रोसेफेलस के बारे में। हाइड्रोसेफेलस में उतना कुछ है नहीं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, एक बेबी का जो ब्रेन है इंट्राक्रैनियल स्पेस, वहाँ पे क्या होता है, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाता है। इसका टाइप करेंगे कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, जो एरेक्नोइड फिलाई है वो CSF को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा CSF वहाँ पे एक्यूमुलेट होकर रह जाता है। बट कम्युनिकेशंस होते हैं, इंट्राक्रैनियल स्पेस में कम्युनिकेशन रहता है। नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, वो इंट्राक्रैनियल स्पेस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, CSF जो एक पाथ में फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता और कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, जिसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। फिर इटियोलॉजी हो जाता है दो तरह का, एक होता है कंजेनाइटल बाय बर्थ और एक हो गया एक्वायर्ड, मतलब बर्थ होने के बाद। फिर आता है क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स में तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक हो गया मैस्टुइन साइन, एक हो गया सनसेट आई, एक हो गया साइन स्काल्प विथ प्रोमिनेंट स्काल्प हेड, और उसके साथ साथ हेड का साइज। आपको ये बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है, ये आपको लिखना ही है। ये चार हो गया। फिर उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम क्या क्या करेंगे डायग्नोस करने के लिए। फिर पैथोफिजियोलॉजी, कैसे ऑकर होता है, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसके वजह से क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता CSF का, और जो पाथ था फ्लो होने का उसमें नहीं हो सकता, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, CSF एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है। फिर मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, हम डायरेटिक्स देंगे और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट हम प्री एंड पोस्ट में क्या क्या कर सकते हैं। मैंने तो प्री में इतना लिखा है, आप और भी आपको जो भी पता है आप वो भी लिख सकते हो। जैसे प्री से पहले हम क्या करते हैं, कंसेंट लेते हैं, वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। कंसेंट लेते हैं पेरेंट्स से, फिर उसके बाद बेबी को प्रिपेयर करते हैं, फिर जो भी ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू जो भी होगा वो सारा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेरेंट्स को। फिर जाके बावेल और ब्लैडर एम्प्टी करवाएंगे बिफोर सर्जरी, और फिर क्या करेंगे, ओरली जो इंटेक है वो सब बंद कर देंगे। ये सब जो प्री में करते हैं वो सब करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।